स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार यूपीपीसीएस उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जुड़ रहे हैं, बहुत पहले से जुड़े होंगे, जान रहे होंगे। बाकी जो नए अगर मान लीजिए जुड़े तो बता दें कि मेरा नाम है शैलेश कुमार सिंह। मैं फैकल्टी ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आज आपसे भूगोल के एक प्रमुख विषय पर चर्चा होगी और ये विषय है महासागरीय धाराओं के संदर्भ में। महासागरीय धाराओं का टॉपिक काफ़ी बड़ा है। उसमें आज सबसे पहले हम लोग महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक को देखेंगे। महासागरीय धाराएं हैं क्या और महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति किन किन कारकों से होती है। ये जो टॉपिक है ये चाहे पीसीएस हो, विभिन्न जो स्टेट पीसीएस हैं उसमें, चाहे यूपीएससी हो, ये दोनों के लिए अगर आप जल मंडल की बात करते हैं, ओशनोग्राफी की जो बात करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर कोई है तो वो जलधाराओं वाला टॉपिक है। क्लियर? इसीलिए इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। तो जलधाराओं से तात्पर्य है क्या? जलधाराएं जैसे आप देखिए स्थल पर नदियां बहती हैं, वैसे सागरों में नदियां बहती हैं। अब आपको लग रहा होगा सर जल में नदी बहने का मतलब, तो जैसे सागर का मतलब पूरा का पूरा हिस्सा एक साथ एक समान गति से जो है वो जो चलायमान या कह लीजिए गतिमान नहीं होता, मतलब उसके कुछ क्षेत्र होते हैं। यानी एक प्रकार से अगर ऐसे कहें कि महासागरों में जल का क्षैतिज विस्थापन जो नियत रूप से निश्चित दिशाओं में वर्ष भर लंबी दूरी तक होता है, उसको हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। क्लियर है? इसको अंग्रेजी में करंट के नाम से वैसे जानते हैं, लेकिन गति के आधार पर ड्रिफ्ट और स्ट्रीम दो और शब्द भी कहे जाते हैं। जैसे जो ड्रिफ्ट है वो सबसे छिछला शैलो प्रवाह है कह लीजिए, और उसमें सबसे कम गति होती है, जबकि जो स्ट्रीम है जैसे गल्फ स्ट्रीम आपने नाम सुना होगा, वो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है। यानी स्ट्रीम की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है और ड्रिफ्ट की वेलोसिटी सबसे कम है, जबकि जो इस करंट है अधिकतर वही आप देखते हैं। तो इन महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति किन कारकों द्वारा होती है उस पर आप देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आगामी बहुत सारे आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो इससे प्रश्न आता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें धाराओं की उत्पत्ति संबंधी अगर कारक हैं तो इनको हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पृथ्वी के घूर्णन संबंधी कारक हैं, वायुमंडलीय कारक हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, ओशनोजोग्राफी से रिलेटेड यानी महासागरीय कारक हैं। यद्यपि महासागरीय धाराएं महासागर में ही चलती हैं, लेकिन अगर कारकों की बात करें तो इसमें जलवायु कारक भी हैं, पृथ्वी का जो घूर्णन है उससे संबंधित कारक भी हैं, और जो अंत महासागरीय या महासागरीय जो कारक हैं वो तो है ही। अब अगर इनको आप फिर से बांटें, ठीक है, अगर आप इनको फर्दर डिवाइड करें तो पृथ्वी के घूर्णन संबंधी कारक में आप देखिए, एक है एकमैन स्पाइरल। एकमैन एक वैज्ञानिक थे और उन्हीं के नाम पर एकमैन स्पाइरल, और एक आप देखिए जो कोरियालिस जो बल है वो तो आप जान ही रहे हैं। एकमैन एक वैज्ञानिक थे। एकमैन ने यह बताया कि जैसे जो महासागरीय धाराएं हैं वो चक्राकार गति करती हैं। जैसा कि अगर आप सभी महासागरों में देखें तो सभी महासागरों में जो जलधाराएं हैं वो एक चक्राकार, एक गायर कहते हैं, GYRE, गायर के रूप में चक्रण करती हैं, गति करती हैं। क्लियर है? इनका यह कहना है एकमैन महोदय का कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई वायु का प्रवाह हो रहा है तो जलधारा उसके समानांतर न होकर, क्लियर, क्या करेगी, अपने मार्ग से कुछ डिफ्लेक्ट होती हुई बहती है, और उसमें बहुत हद तक आप जानते हैं कि प्रभाव क्या होता है, जो कोरियालिस फोर्स है उसका प्रभाव होता है। जैसे कोरियालिस फोर्स के प्रभाव में आप ये कहते हैं कि पवनें अपनी गति अपनी दिशा से डिफ्लेक्ट हो जाती है, दे गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओन साइड डायरेक्शन, तो अब वो अपनी दिशा से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जैसे फेरल का नियम है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दिशा से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं ओर डिफ्लेक्ट होती हैं। क्लियर? और ये कोरियालिस का जो बल है वो घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? घूर्णन के कारण। तो ये कोरियालिस बल का प्रभाव केवल वायु पर ही लागू नहीं होता, ये जलधाराओं पर भी लागू होता है। तो जैसे मान लीजिए बात ये हो रही है, यानी जो जलधाराएं हैं वो वायु के समानांतर ना होकर डिफ्लेक्ट होती हैं। अब इनका ये कहना है कि मतलब इसमें जो जल का डिफ्लेक्शन होता है ना, वो उसमें कई परतें बन जाती हैं, और जल का प्रत्येक निचला जो सतह है ऊपरी सतह की तुलना में ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। और इस प्रकार से अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रकार से आप सोचिए पवन चल रही है, पवन के प्रभाव में कोई धारा मान लीजिए उत्पन्न हुई, तो वो जलधारा हल्का सा वो ट्विस्ट होगी और धीरे धीरे पूरी तरह से चक्राकार गति, मतलब वो पूरी तरह से एक गायर का निर्माण कर लेगा, एक चक्रण जिसको कहते हैं स्पिनिंग मोशन जैसा होगा। क्लियर? तो आप ये कहिए एकमैन के अनुसार जो जलधाराएं हैं वो चक्राकार गति करती हैं। और इसमें भी अगर आप देखें तो जैसे जो उत्तरी गोलार्ध है,
जैसे अगर आप उत्तरी गोलार्ध मान लीजिए अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं होंगी वो आप देखिए वो उनका जो स्पिन होता है, यही है गायर जो बन रहा है, इनका जो चक्रण होता है वो क्लॉकवाइज चक्रण होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जैसे आप देख रही है दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधाराओं का स्पिनिंग जो मोशन है, जो चक्रण है, वो आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है? ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या है? क्लॉकवाइज है। क्लियर? तो ये चक्राकार गति करती हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, एक मैन स्पाइरल। अब इसके अलावा कोरियालिस, जैसे पहले ही बात हुई कि कोरियालिस का प्रभाव केवल वायु पर ही नहीं, वो जल पर भी होगा और इसके भी प्रभाव में उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी दिशा से दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये प्रभाव है। इसके अलावा एक और चीज देखिए, जैसे जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में अधिकतर जलधाराएं, इसको आप कोरिलेट करने के लिए आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए विषुवतरेखीय क्षेत्र है, तो विषुवतरेखीय क्षेत्र में जैसे अटलांटिक महासागर है, ये पूर्वी अटलांटिक, ये पश्चिमी अटलांटिक, तो विषुवतरेखीय क्षेत्र में जलधाराएं महासागरों में पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, महासागरों में पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। क्लियर? अब ये देखिए, इसमें प्रभाव कहा जाता है, एक तो व्यापारिक पवन का, आगे जो वायुमंडलीय प्रभाव देखेंगे, उसके साथ एक घूर्णन से भी जुड़ा प्रभाव है। क्या? जैसे मान लीजिए पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है, लेकिन उस गति से जल उसके साथ यात्रा नहीं कर पाता, तो वो नहीं कर पाएगा तो पीछे अपोजिट छूटेगा, और जब अपोजिट यानी पीछे छूटेगा तो ये पश्चिम से पूरब गति है। अब पीछे छूटेगा तो महासागरों में, विशेषकर जो विषुवतीय क्षेत्र हैं उसमें पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, तो ये भी एक कारण है पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर। और एक चीज और आपको बता दें, जैसे यहाँ कि कई बार जो एक कोई धारा उत्पन्न होती है, वो जरूरी नहीं कि एक ही सिंगल फैक्टर वहां रिस्पॉन्सिबल हो। भूगोल में क्या है ना, बड़ा मतलब चीजें बड़ी अंतर संबंधित हैं। तो कई बार क्या होगा, किसी एक घटना के पीछे जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल हो सकता है, सभी कारकों का प्रभाव हो, और कहाँ किस कारक का प्रभाव ज्यादा है वो समझने वाली एक बात होती है। इसीलिए कई बार सामान्य नियम जो होते हैं वो कई बार कुछ जगहों पर अपवाद स्वरूप आपको दिखते हैं कि लागू नहीं होते हैं। तो भूगोल पढ़ते वक्त दिमाग ये खुला रहे कि कई सारे फैक्टर्स हैं, हमको सब फैक्टर्स को ध्यान देना है, और ये भी ध्यान देना है कि कहाँ अगर कोई अपवाद हो तो वहाँ किस वजह से वो अपवाद उत्पन्न हो रहा है, वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए ये है, तो एक कारक तो आपने ये देखिए पृथ्वी संबंधी जो घूर्णन संबंधी कारक। वायुमंडलीय कारक में वायुमंडलीय दाब, प्रचलित पवनों का प्रभाव, वर्षा का प्रभाव, ये सारे जो प्रभाव हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे वायुमंडलीय दाब समझिए क्या होता। अब एक बात यहां आपको समझ लेना है, सामान्य नियम। क्या? कि सामान्यतः जो जलधाराएं होंगी वो, जैसे मेरा हाथ देखिए, इसको समझिए कि जलधाराएं, जो जल का स्तर जो ऊंचा होगा वहां से निचले जल स्तर की तरफ चलेंगी, यानी वाटर सरफेस जो ज्यादा हाई होगा वहां से लो सरफेस की तरफ चलेंगी, क्योंकि जो प्रवणता है, जो ग्रेडियंट है, जो ढाल है, वो उच्च जलतल से निम्न जलतल की तरफ बनेगा। अब यहां ये ध्यान देने वाली बात होगी कि किन परिस्थितियों में जलतल उच्च है और किन परिस्थितियों में जलतल निम्न है। जैसे जब आप वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं, अब अगर आप पवन की बात करें तो आप कह देते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चलती हैं, लेकिन जलमंडल में बात उल्टी हो जाती है। क्यों? यहां समझने वाली बात है। जैसे अगर आप देखें जलधाराओं की बात करें, अगर बात करें, जैसे मान लीजिए प्रेशर की बात करें, तो जहां हाई प्रेशर रहेगा वहां जलतल नीचे, जहां उच्च वायुदाब रहेगा वहां जलतल नीचे की तरफ बैठेगा, जहां लो प्रेशर रहेगा वहां जलतल ऊपर की तरफ उठेगा। इसलिए जलधाराएं हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर चलती हैं। हमने कहा अगर इसका अपवाद होगा तो वहां कोई दूसरा कारक प्रधान होगा। ये सामान्य रूल है, ये जनरल रूल्स हैं, इसको आपको यू हैव टू फॉलो दैट। बट जहां जहां एक्सेप्शनल केस होगा वहां अलग से आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिर अलग फैक्टर क्या वहां आया, लेकिन जो सामान्य बात है पहले उसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहां मैंने कहा जो जलधाराएं हैं वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलेंगी, क्योंकि लो प्रेशर में जलतल ऊपर और हाई प्रेशर में जलतल नीचे होगा। क्लियर? इसको ध्यान देना। प्रचलित पवनों का प्रभाव, प्रचलित पवनों की बात हम जब करें तो उसको प्राइमरी विंड्स कहते हैं, इनको प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। ये अपने अपने अक्षांशों में पूरी तरह से आप देखिए कि बहती रहती हैं। जैसे अगर आप देखें व्यापारिक पवनें, तो व्यापारिक पवनें 30 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच चलती रहती हैं। पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्लीज, तो पछुआ पवनें वो 35 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, दोनों गोलार्धों में, दोनों हेमिस्फीयर में। ध्रुवी जो पोलर स्टर्लीज कही जाती हैं, ध्रुवी पूर्वा, वो ध्रुवों से मध्य अक्षांशों की तरफ आती हैं। अब ये जो पवनें हैं उनका प्रभाव पड़ता है जलधाराओं पर। जैसे
आप देखेंगे, यानी प्रचलित पवनों की बात हम कर रहे हैं, तो जैसे अगर आप यहां देखें तो जो विषुवतीय जलधाराएं हैं, जैसे उत्तर विषुवतीय, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ये सभी महासागरों में होंगी। तो विषुवतीय जलधाराओं पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव पड़ेगा। जैसे उत्तर विषुवतीय, इधर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, दक्षिण विषुवतीय धारा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, और व्यापारिक पवनें चूंकि पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हैं, इसलिए विषुवतीय जलधाराओं को भी पूरब से पश्चिम की तरफ ले जाती हैं। वहीं जो आप इधर की तरफ देख रहे हैं गल्फ स्ट्रीम, ये अटलांटिक ओशन है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आप देखिए इधर पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है ना। ये इधर आपके जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, यूरोपीय देश हैं, इनके पश्चिमी भागों से जाकर ये टकराएगी। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है, पछुआ पवनों का प्रभाव, और उसके अलावा ध्रुवों से जैसे जो जलधाराएं आती हैं, जो ग्लेशियर के पिघलने से, उसमें कहीं ना कहीं किसका है, एक प्रभाव कहीं ना कहीं ध्रुवीय पवनों का भी स्पष्ट देखा जाता है। यानी प्रचलित पवनों का प्रभाव भी किस पर पड़ता है, जलधाराओं पर पड़ता है। क्लियर। वर्षा, ये भी एक वायुमंडलीय कारक। अब वर्षा जहां ज्यादा होगी, जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहां वर्षा ज्यादा होगी तो जलतल ऊपर होगा। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों से आप देखिए मध्य अक्षांश, विषुवत रेखीय क्षेत्र को निम्न अक्षांश कहते हैं। निम्न का मतलब जो विषुवत रेखा के आसपास वाला एरिया होगा, मान लीजिए 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण, निम्न। उसके बाद फिर मध्य अक्षांश, और ध्रुवों वाला जो है उसको आप उच्च अक्षांश का नाम देते हैं। क्लियर है, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जैसे अधिक वर्षा से जलतल थोड़ा ऊपर होगा, और अधिक वर्षा से इसलिए कम वर्षा की तरफ क्या है, जलधाराएं चलती हैं। तो ये प्रभाव जो आप देख रहे हैं वायुमंडलीय कारक। महासागरीय कारकों की बात करें, किसकी बात करें, महासागरीय कारकों की जब हम बात करते हैं तो महासागरीय कारकों में आप देखिए तापमान, लवणता, घनत्व, ये सारे कारक। जैसे जब हम ओशन टेम्परेचर की बात करते हैं, महासागरीय तापमान की बात करते हैं, तो चलिए बताइए महासागरीय तापमान में उच्च से निम्न तापमान की तरफ जलधाराएं चलेंगी कि निम्न से उच्च तापमान की तरफ। अब यहां आपको देखना होगा, थोड़ा समझना होगा। क्या समझना होगा, जैसे महासागरीय जो धाराएं हैं उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर चलती हैं। उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर थोड़ा सा उसको समझना है ना। उसका प्रभाव, जैसे उसमें क्या है कि जैसे उच्च तापमान की बात करें, अगर आप हाई टेम्परेचर की बात करें, तो भूगोल में आप देखिए एक ओपन सिस्टम जैसा लागू होता है। यहां ताप और दाब के बीच क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, यानी ताप ज्यादा होगा तो दाब कम होगा। अगर मान लीजिए ताप ज्यादा है दाब कम है, ऐसे समझिए कि अगर तापमान ज्यादा है दाब कम है, तब भी क्या होगा, जल तल ऊपर उठेगा। और अगर मान लीजिए तापमान कम है, यानी ठंडा है जल, तापमान कम है ठंडा है, तो हाई प्रेशर होगा, वहां जलतल नीचे की तरफ बैठेगा। इसलिए जो निम्न तापमान है जलतल ऊपर, जो उच्च तापमान है वहां जलतल ऊपर, और उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जलधाराएं चलती हैं। क्लियर है। अब इसमें जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं सर ध्रुवीय क्षेत्र में तो ठंडे से गर्म की तरफ आती हैं, वो अलग फैक्टर है। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर जलधारा कहीं जा नहीं सकती। ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ से जो बर्फ जो वो अलग कारण है। जैसे वहां ग्लेशियर्स जब जमा है तो थोड़ा ऊंचाई है, अब ग्लेशियर जो भी पिघलेंगे, वहां तमाम आइसबर्ग पिघलेंगे, तो जाहिर सी बात है अब ध्रुवों से बाहर कहाँ जाएगा, इसलिए ध्रुवों से मध्य अक्षांशों की तरफ जलधाराएं आती हैं। तो इसलिए मैंने कहा सामान्य नियम एक ध्यान रखना है, और फिर कहाँ कहाँ उसका अपवाद है, अपवाद किन कारणों से है, इसको अगर आप समझेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर। तो यहां जैसे उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जलधाराएं चलें। लवणता और घनत्व आप देखिए, यहां सैलिनिटी जो है लवणता और घनत्व में सीधा क्या है, समानुपाती संबंध है। ठीक है, समझिएगा भी, लवणता और घनत्व में समानुपाती संबंध है। अब जैसे लवणता का मतलब क्या है कि जहां लवणता का मतलब क्या है कि जहां वो आप देखिए, जैसे इसको पीपीटी में मापा जाता है लवणता, पार्ट्स पर थाउजेंड, यानी 1 किलोग्राम जलभार में उपस्थित कितने ग्राम लवण हैं, ठोस पदार्थ हैं, उसको हम लवणता कहते हैं। तो जितना ज्यादा लवणता ज्यादा होगी उतना क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जब लवणता हाई होगी, सैलिनिटी हाई होगी, तो डेंसिटी भी हाई होगा, तो जलतल क्या होगा, नीचे की तरफ दबेगा। जलतल क्या होगा, नीचे की तरफ दबेगा। और जहां लो सैलिनिटी होगी वहां डेंसिटी भी लो होगी, तो वो जलतल ऊपर की तरफ उठेगा। इन दिस केस क्या कह सकते हैं हम कि जो मूवमेंट हो रहा है इसका, धाराओं का, जलधाराओं का, वो कैसे हो रहा है, वो लो सैलिनिटी से हाई सैलिनिटी की तरफ, या उसको हम कह सकते हैं लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ होता है। किधर से किधर, ध्यान दीजिएगा, जलधाराएं निम्न लवणता से उच्च लवणता की ओर, उच्च लवणता नीचे है, दबा हुआ जलतल, या घनत्व में उसी को निम्न घनत्व से लो डेंसिटी से हाई की तरफ होता है, इसको ध्यान दीजिएगा।
अब आप कह सकते हैं सर तापमान और लवणता का संबंध भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि लवणता में आप कह रहे हैं निम्न लवणता से उच्च लवणता की ओर, जबकि तापमान में आप लवणता में कह रहे हैं निम्न लवणता से उच्च लवणता की ओर, जबकि तापमान में कह रहे हैं उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। अब यही देखिए अंतर आ जाता है, क्योंकि तापमान वाला जो फैक्टर है वो अलग हो जाएगा। क्योंकि तापमान में वहां देखिए दाब, वायुदाब भी एक कारक है कि उच्च तापमान में जो दाब रहेगा वो निम्न दाब रहेगा, तो जल तल आप कह सकते हैं ऊपर की तरफ रहेगा, और उच्च तापमान होगा तो थोड़ा सा जल लो प्रेशर तो रहेगा ही, है ना, जलवाष्प के रूप में ऊपर भी उठना चाहेगा। उसमें एक प्रकार से कई जगह ऐसा भी होता है कि तापमान ज्यादा है लेकिन वहां गर्म जल का संचय होने से तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर एक्युमुलेशन ऑफ वार्म वाटर यू कैन से, अगर आप गर्म जल के इकट्ठा होने की बात करें तो जहां संचित है जल, अपने आप जल तल वहां क्या हो सकता है, ऊपर उठ सकता है। तो कई सारे इस प्रकार से कारक हैं जिसको आपको देखना है, समझना है। ठीक, तो धाराओं की उत्पत्ति संबंधी कारकों की हमने चर्चा की है छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत, ताकि आप बोर ना हो। फिर हम दोबारा जब बात करेंगे, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति संबंधी कारक क्या हैं, इसको अलग अलग करके आपको समझाया। अब अलग अलग जो महासागर हैं, जैसे अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, उन सब में किस प्रकार से धाराओं का मूवमेंट हो रहा है, कैसे जो चल रही हैं जलधाराएं, क्लियर, और उसके साथ साथ उनकी उपयोगिता क्या है, प्रभाव कहाँ कैसे है, वो भी अलग से बताएंगे। तो लेकिन आज मैंने कहा इतना। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो है आज थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना है, बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपका जो उत्कर्ष है, जो आपका अपना संस्थान है, प्रयागराज में ऑफलाइन का सबसे बड़ा डिस्काउंट ये लेकर आया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और यूपीपीसीएस में जो 65,000 फी थी वो जस्ट 45,000 फी है आपका, और ये ऑफलाइन क्लास के लिए है। ऑफलाइन में आप सीधे जुड़ते हैं, आप रूबरू होते हैं, फेस टू फेस, अनुशासन आप में ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप सामने शिक्षक के रहते हैं और आप सीधे उससे मिलकर अपनी कोई भी चीज़, डाउट कोई, सब कुछ आप क्लियर कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर जो भी उपलब्ध हैं, जो आसपास इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं, नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के रहने वाले हैं, वो बेहिचक आ सकते हैं या हैं ऑलरेडी रह रहे हैं। पूरी टीम से आप परिचित हैं और आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर पूछेंगे तो आपको पता है कि टीम कैसी है। ठीक है, पढ़ाने के लिए सब बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन आप टीम से परिचित हैं। तो अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आएँ। ऑफर और सीट सीमित है, ये 25 से 30 अप्रैल के बीच आप देखेंगे, 25 से 30 अप्रैल तक ये है। ये मिश्रा भवन जो आप चौराहा है वहाँ सिविल लाइंस में है, वहाँ ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इस ऑफर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे अगर आप देखें यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच, यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच, ये फाउंडेशन बैच है और इसमें इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट हो रहा है। ये 7 अप्रैल से ये आप देखिए 7 अप्रैल मतलब ये स्टार्ट 7 अप्रैल से ऑलरेडी क्या है, हो चुका है। इसमें टाइम आप जो देखें, ये टाइम जो आप देखेंगे 12 PM से 3 PM तक है और ड्यूरेशन इसमें 15 से 16 मंथ का है। ये ऑफलाइन फ़ी आप देखिए 65,000 है और इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे करंट जो ऑनलाइन फ़ी है वो स्टैंडर्ड 6,000 और प्राइम फ़ी इसमें 10,000 की रखी गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आप यू कैन अप्लाई कूपन कोड UPPCS 2L करके है। इसमें 30 अप्रैल तक आप 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, अभी ये चल रहा है, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा आप UPPCS प्रीलिम्स 2025 ऑफलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, स्टार्ट है ये 3 मार्च से स्टार्ट है, 3 मार्च। टाइमिंग इसकी 8 बजे है, ड्यूरेशन 6 से 7 मंथ है। ऑफलाइन फ़ी आप देख सकते हैं 25,000 है, स्टैंडर्ड 4,000 है और ये 5500 प्राइम, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा UPPCS फाउंडेशन बैच ये 22 अप्रैल से स्टार्ट है हिंदी मीडियम में, 22 अप्रैल से 4 से 8 PM। ये ड्यूरेशन 15 से 16 मंथ का है, इसको भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी आप कूपन कोड जो है उसका आप लाभ ले सकते हैं, तो यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। क्लियर। UPPCS RO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी MCQ लक्ष्य बैच है, ये 28 मार्च से स्टार्ट है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, ड्यूरेशन 80 डेज़ का है, वैलिडिटी 180 डेज़। ऑफलाइन फ़ी आपका 6,000 और 750 स्टैंडर्ड फ़ी, 2,000 प्राइम फ़ी, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। आंसर राइटिंग बैच ये 3 मार्च से स्टार्ट है, ड्यूरेशन 6 मंथ का है, इसमें वैलिडिटी 365 दिन की है, आप इसका भी लाभ सकते हैं। आप दाम से देख सकते हैं कितने में आपको ये लेना है, परचेज करना है और 30 अप्रैल तक आप 20% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप वो कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो।
यूपीपीसीएस आरओ प्रीलिम्स टारगेटेड बैच जो है स्टार्ट है ये 3 अप्रैल से 2025 हिंदी इंग्लिश मीडियम में। ड्यूरेशन 3 से 4 मंथ है, इसको भी आप देख लीजिए। तो ये आप इस प्रकार से आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप जुड़ सकते हैं। कुछ जो चल रही हैं जो कुछ चल रहे हैं बैचेस, उसमें चूँकि ज़्यादा चीज़ें अभी हुई नहीं हैं, तो आप जुड़कर और आपको उसका लाभ भी मिल जाएगा, ऑनलाइन एक्सेस भी पीछे से मिल जाएगा जिसको आप लाभ ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी आप जुड़ें और जुड़कर इस योजना का, इस प्रोग्राम का, इस छूट का आप लाभ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।